खाला नरगिस बोली, नदीम नान चने ले आना, क्योंकि घर में आटा कम है, सबके लिए रोटी नहीं बनेगी। तो मैंने कहा, खाला फिर सबके लिए नान ले आता हूँ। मामी बोली, नदीम तुम बिला वजह इतना खर्चा कर रहे हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मामी ये दिन कौन से फिर दोबारा आने हैं। मैं भी मुस्कुराकर बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं बाहर जाने लगा तो आसिफ भी कमरे से बाहर आया और मुझसे पूछने लगा, नदीम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा, सबके लिए नान चने लेने जा रहा हूँ। आसिफ बोला, रुको मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, बस मुझे 2 मिनट दो। मैं वॉशरूम से होकर आया तो मैं खड़ा हो गया। उस्मा बोली, भाई आते हुए 1 किलो दही भी ले आना, हम साथ लस्सी भी बना लेंगे। आसिफ बाथरूम से फ्री होकर बाहर आया और हाथ मुंह धोकर मेरे साथ चल पड़ा। मैंने बाइक बाहर निकाली जो अंदर खड़ी थी और हम दोनों बाजार नान चने लेने निकल पड़े। जैसे ही हम निकले, आसिफ बोला, नदीम तो रात को कहाँ सोए थे। आसिफ की बात सुनते ही मैंने दिल में सोचा, शायद इसे शक हो गया है। मैंने कहा, क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो। आसिफ बोला, वैसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि रात तुम नजर नहीं आए। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि जहाँ कल सोया था बैठक के बाहर वाले दरवाजे के पास, वहीं आज सोया था। आसिफ मेरी बात सुन के चुप हो गया। मैंने कहा, जब मैं कमरे में आया था तो तुम अपने ऊपर चादर लेकर सो रहे थे। आसिफ बोला, हाँ यार, मैं काफ़ी थक गया था, इसलिए मैं अंदर आते ही साथ ही लेट गया था और पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। बातें करते करते हम दुकान पर पहुंच गए, जहाँ से हमने चने और अंडे पैक करवाए। आसिफ बोला, तुम ये पकड़ो, मैं नान लेकर आता हूँ। मैंने कहा, रहने दो, इस तंदूर से नान नहीं लेने, इनके नान अच्छे नहीं होते। फिर अब दूसरे तंदूर पे गए और वहाँ से हमने 30 कुलचे लगवाए और दही लेकर घर वापस आ गए। जब हम घर पहुँचे तो सब उठ चुके थे। मैंने जाकर नान चने दही उस्मा को पकड़ाया जो किचन में खड़ी थी। इसके बाद हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मैंने सबसे कहा, आज सिर्फ हमने ज्वेलरी और जूते लेने हैं और कोशिश करनी है कि हम 4-5 बजे तक फ्री हो जाएं ताकि हम गांव को निकल सकें, क्योंकि अगर हम लेट हो गए तो हम गांव नहीं जा पाएंगे। मामी बोली, हाँ काफ़ी दिन हो गए हैं, पीछे से सब परेशान होंगे और वैसे भी हमें खुली जगह पर रहने की आदत हो गई है, यहाँ पर रहकर घुटन घुटन महसूस होती है। नाश्ते के बाद चाय का दौर चला और हम कुछ देर बैठ के बातें करते रहे।
اس کے بعد سب تیار ہونے لگے. حنا جو نہا کر بیٹھک میں آ گئی تھی اور میک اپ کر رہی تھی، میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آواز میں کہا کہ مجھے تم سے گلہ ہے. وہ بولی کیوں جی؟ میں نے ایسا کیا کر دیا جس کا آپ کو گلہ ہے؟ میں نے کہا میں ساری رات تمہارے پاس لیٹا رہا اور تم نے مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا. تو حنا جس کا منہ دوسری طرف تھا، اس نے اپنا منہ میری طرف کر لیا اور بولی ندیم کیا تم میرے ساتھ لیٹے تھے؟ تو میں نے کہا آہستہ بولو. میں نے کہا ہاں میں تمہارے ساتھ لیٹا تھا. تو وہ بولی جب میں لیٹی تھی تو میرے ساتھ تو رمشا تھی اور پھر پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی. میں نے کہا جب میں آیا تھا تو تم سو رہی تھی، مجھے کہیں جگہ نہیں ملی تو میں تمہارے ساتھ لیٹ گیا. حنا بولی تو تم مجھے اٹھا دیتے. میں نے کہا یہی تو مسئلہ تھا کہ تم نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی. میں نے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا اور مجھے لگا کہ پتہ نہیں کون لیٹا ہے اور میں بھی ایسے ہی سو گیا. صبح اٹھا تو تمہارا چہرہ دیکھا. پھر مجھے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم ہو تو رات اچھی گزر جاتی. حنا مسکراتے ہوئے بولی کیسے اچھی گزر جاتی؟ تو میں تھوڑا آگے ہوا اور اس کے کان میں کہا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم ہو تو میں نے ضرور تمہارے ساتھ ملاقات کرنی تھی. تو حنا بولی اتنے زیادہ لوگوں میں؟ میں نے مسکرا کر کہا تم نے کون سا شور مچانا تھا. تو میری بات سن کر ہی نہ ہنسنے لگی اور بولی ابھی تو تم نے اپنی پہلی والی ملاقات بھی پوری نہیں کی. میں نے کہا اگر میں اس دن اپنی ملاقات پوری کر لیتا تو صبح اٹھ کر سب کو پتہ چل جانا تھا کہ حنا کا دروازہ پینٹ ہوا ہے. حنا بولی اچھا تو اب تم دوسری ملاقات کب کر رہے ہو؟ میں بھی جواب ہی دینے لگا تھا کہ اتنی دیر میں باجی عارفہ کمرے میں آ گئی اور بولی ندیم آج ہم نے مونا اور کرن کو پالر بھی لے کر جانا ہے اور جیسا کہ حویلی میں بات ہوئی تھی یہ سب لڑکیاں بھی پالر جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا باجی ٹھیک ہے مال سے فارغ ہو کر ہم بازار چلے جائیں گے. باجی بولی چلو ٹھیک ہے اور یہ کہہ کر وہ چلی گئی. باجی عارفہ کے پیچھے پیچھے حنا بھی چلی گئی اور میں کمرے میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد عظمیٰ میرے کپڑے لے کر کمرے میں آئی اور بولی بھائی آپ چینج کر لیں پھر ہم نکلتے ہیں. میں نے پوچھا باجی سب تیار ہیں؟ تو وہ بولی جی بھائی سب تیار ہے اور وہ چلی گئی. میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور چینج کر کے تھوڑی دیر میں بھی باقی رہ گیا. باہر آیا تو عظمیٰ خالہ نرگس اور باجی عارفہ تھی. میں نے پوچھا باقی سب کدھر گئے؟ تو خالہ بولی باقی سب گاڑیوں میں بیٹھ گئے ہیں. میں نے کہا چلیں بھائی ہم بھی چلتے ہیں. خالہ اور عظمیٰ کے جانے کے بعد باجی عارفہ پیچھے کھڑی تھی. میں نے کہا باجی آپ بھی چلیں یا کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ تو باجی عارفہ نے مسکراتے ہوئے مجھے ہلکا سا تھپڑ لگایا اور بولی
मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने हंसते हुए कहा, बाजी आप तो मुझसे ऐसे कह रहे हैं जैसे वो मेरे पैसे हों। वो पैसे आपके हैं, आप जब चाहें मुझे ऑर्डर कर सकती हैं। बाजी ने मेरे पीछे देखा कि कोई है तो नहीं। वो मेरे करीब आई। बाजी बोली, वो पैसे मेरे नहीं, हमारे हैं और मैं तुम्हारी हूँ। मैंने बाजी को अपने साथ लगा लिया। बाजी जल्दी से पीछे हटी और बोली, नदीम देख कर लेगा। और मेरा मुंह बाहर की तरफ करके मुझे लग के लगाती हुई बाहर आ गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जब भी बाजी आरफा के पास आता था तो मुझे एक अलग ही सुकून मिलता था जो मुझे किसी के पास नहीं मिलता था। शायद इसकी वजह ये थी कि बाजी आरफा मेरी तबीयत के बारे में जान चुकी थी और वो हमेशा मुझसे वही बात करती थी जो मुझे पसंद हो या मुझे बुरी ना लगे। हम सब लोग गाड़ियों में बैठ चुके थे और तकरीबन 20-25 मिनट में हम इसी मॉल में चले गए जहाँ कल आए थे। आज हमने ज्वेलरी और जूते लेने थे। मैं आज भी उस्मा, शाजिया और खाला नरगिस के साथ था। कुछ देर के बाद मुझे खाला ने अपने से अलग होने को कहा क्योंकि मोना ने खाला उस्मा और शाजिया के साथ जूतों की शॉपिंग करनी थी। मैं दोबारा बाहर आकर बैठ गया। मैं बार बार सबको जल्दी शॉपिंग ख़त्म करने के लिए कह रहा था क्योंकि मैं खुद आज हवेली जाना चाहता था। तकरीबन 3 बजे हम सब शॉपिंग से फारिग हो गए। इसके बाद हम बाजार चले गए जहाँ पॉलर था। मैं और आसिफ बाहर वेटिंग में बैठ गए और लेडीज सब पॉलर के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद बाजी आरफा बाहर आई और मुझे अंदर आने को कहा तो मैं इनके साथ अंदर चला गया। बाजी आरफा मुझे एक ऑफिस में ले गई जहाँ एक लेडीज बैठी थी जो इससे पॉलर की ऑनर थी। मैंने जाकर इनको सलाम किया और मैं और बाजी आरफा बैठ गए। बाजी आरफा बोली, नदीम मैंने इनके साथ सारी बात कर ली है। दोनों दुल्हन को तैयार करने का खर्चा तकरीबन 10,000 है और बाकी सबको तैयार करने का 15,000 मांग रहे हैं। और अगर ये लोग गांव आकर तैयार करेंगे तो ये एक्स्ट्रा 5,000 रुपये लेंगे, जो टोटल 30,000 रुपये बनते हैं। 30,000 इस ज़माने में एक बहुत बड़ी रकम थी। मैंने पॉलर की ऑनर से कहा कि कोई कमी नहीं हो सकती तो वो मुस्कुरा कर बोली, आरफा हमारी रेगुलर कस्टमर हैं, इनकी वजह से ही 30,000 रुपये मांगे हैं, नहीं तो हम इतने काम के लिए 35 से 40,000 रुपये मांगते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप हमारी बुकिंग कर लें। बाजी आरफा बोली, नदीम मैंने बुकिंग करवा दी है और 5,000 रुपये एडवांस भी दे दिया है। बाजी आरफा ने मुझे बिल दिया तो मैंने कहा आप अपने बैग में रख लें। पार्लर की ऑनर बोली, एक बात और, आपको हमें खुद ही लेकर जाना पड़ेगा और छोड़कर भी जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये कहकर मैं और बाजी आरफा खड़े हुए और सलाम लेकर बाहर आ गए।
बाहर सब लोगों ने जो जो मेकअप करवाना था वो सब एक रजिस्टर पर नोट करवा रही थीं। नोट करवाने के बाद हम सब बाहर आ गए। मैंने टाइम देखा तो 5 बज रहे थे। मोहतरम नाज़रीन और सामिन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।